दुकानें भी बंद कर दी। तो ये जो लॉकडाउन है, ये समझने की बात है कि ये जो लॉकडाउन यूरोप में होता है, अमेरिका में, या आपके सामने लॉकडाउन चाइना में होता है, उसमें और पाकिस्तान में क्या फर्क है, ये भी आपको समझने की चीज़। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे पास एक आबादी का बहुत एक बड़ा हिस्सा, यानी आज पाकिस्तान में कम से कम 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे। तो जब हम सोचते हैं लॉकडाउन का, तो हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए जो यूरोप में हुआ या चाइना में हुआ। हमें ये सोचना चाहिए, और जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कि जब हम लॉकडाउन करेंगे तो ये वो जो सबसे गरीब तरीन तबका है, उसके ऊपर लॉकडाउन कैसे करेंगे और उसके असरात क्या होंगे। और हमें पता है कि जो डेली वेजर हैं, जो रिक्शा वाले, जो छोटे दुकानदार, जो छाबड़ी वाले हैं, ये हमें पता है कि इस तबके के ऊपर जब लॉकडाउन आप करते हैं, जो सारा दिन दिहाड़ी करके या काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हम सबको पता है कि इनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आना था। इसलिए हमने कोशिश की कि किसी तरह बैलेंस कर लें कि एक तरह लॉकडाउन भी हो जाए ताकि बीमारी ना फैले, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ये जो इतना कमज़ोर तबका है, इसके ऊपर मुश्किलात ना पड़ जाए। इसलिए रिस्पांस भी फ़र्क था। हमारे कई सूबों का मुख्तलिफ रिस्पांस था। हमारा इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ा मुख्तलिफ था, पंजाब का थोड़ा मुख्तलिफ, और पख्तूनख्वा का। लेकिन आज अमेरिका में देखें तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी मुख्तलिफ स्टेट्स का मुख्तलिफ रवैया है इसके ऊपर। कोईयों ने पूरा लॉकडाउन कर दिया है, कईयों ने कम किया हुआ है। यूरोप के अंदर भी स्वीडन का मुख्तलिफ लॉकडाउन है, और जर्मनी का बाकी स्पेन और इटली से वो मुख्तलिफ है। इंग्लैंड ने पहले कुछ किया था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये क्योंकि ऐसी कभी बीमारी हुई नहीं, तो सबका एक मुख्तलिफ रिस्पॉन्स है। अब हमारा जो लॉकडाउन है, हमने अब तक क्या किया, हमने ये फैसला किया कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे हमने उनको काम करने देना है, क्योंकि हमने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे 22 करोड़ लोग हैं, उनको हमने खाना पीना भी देना है। और ख़ास तौर पे आजकल जब गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, तो हमने मुकम्मल तौर पे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, देहात के अंदर हमने उन्हें कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं है। हमने जो लॉकडाउन असल में किया है वो शहरों में किया है। अब शहरों के अंदर भी हमें सबको खबरें आनी शुरू हो गई हैं, और वो होना ही था कि लोगों के हालात बुरे हैं, मजदूरों के, डेली वेजर्स के इस वक्त बुरे हालात हैं। तो उसकी वजह से हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फैसला किया कि 14 तारीख से हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काम करने देंगे, ताकि लोगों को मजदूरियां मिलें, काम भी हो सड़कों पे, ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। लेकिन साथ साथ हमें ये भी खदशा है कि एक तरफ कोरोना है और वो फैलती है, और हमें पता है कि मसलन अगर एक फैक्ट्री में लोग जुड़ के बैठे हुए तो वो फैलने की ज़्यादा चांस है। तो इंशाल्लाह 14 तारीख को हम बाकायदा हमारी पूरी जो हमारा जो सेंटर है कमांड का, और जो ऑपरेशंस का सेंटर है इस वक्त बना हुआ है, जो सारे सूबों से हर रोज़ कोऑर्डिनेट करता है, जिसके असद उमर जिसको हेड करते हैं। अब वो मुसलसल बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कोरोना, पहले तो डॉक्टर्स बताते हैं कि कोरोना के हालात क्या हैं, कि किस तरह फैल रहा है, उसकी सारे सूबों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ के और कॉमर्स के मिनिस्टर वो बताते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री का क्या हाल है, कौन से हर शोबे के अंदर मुश्किल है, रेस्टोरेंट्स बंद किए हुए हैं, वहाँ लोग जो बेचारे काम करते थे वो बेरोज़गार हैं। तो वो उसका असेस करते हैं, और फिर बाकायदा हम सोचते हैं कि हमने अब इनको आगे रिलीफ कैसे देना है। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो बहुत बड़ी गरीब तरीन तबके हैं उनको हम रिलीफ कैसे दें। तो आज मेरी जो टॉक का असल मकसद वो ये है कि आज हमने पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं। कल से हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, इस एहसास प्रोग्राम के तहत, और यहाँ डॉक्टर सालिया बैठी हुई हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये पिछले 8-9 महीने से पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है। डेटाबेस का मतलब कि कौन से लोग हैं जो बिल्कुल
सबसे ज़्यादा मुस्तहक हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, उनका भी डेटा बना हुआ है। और फिर हमने बाकायदा जो अब SMS कैंपेन शुरू की थी, जिसमें तकरीबन अब तक कितने 3.5 करोड़ लोगों ने SMS पे अप्लाई किया, जो सबसे मुश्किल हालात में है। और ये सारा जो डेटा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सियासी मुदाखलत, कोई ये नहीं कह सकता कि अपने लोगों को बीच में घुसाओ। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर जो जिन लोगों के हमें पता है कि उनके हालात क्या हैं, वो हमारे पास एक पुराना पहले बेस्ट का डेटा था, फिर उसके ऊपर बाकायदा चीज़ें ऐड की, उसको साफ किया। अब SMS कैंपेन से लोगों के नाम आ रहे हैं, इनकी वेरिफिकेशन होगी, बाकायदा मुख्तलिफ नादरा के अंदर इनका फीड किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन लोग क्वालिफाई करते हैं। खानदान से एक इंसान क्वालिफाई, यानी एक खानदान के लिए ये पैसे होंगे, और ये कितने होंगे? 12,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। कल से ये हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में कल से हमने 17,000 जगह हैं, पॉइंट्स हैं, जिधर से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे पाकिस्तान में। और मैं ये फिर से रिपीट करता हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये सारा ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, ये डेटा सारा लिया हुआ नादरा से। तो इसमें ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम के तहत 17,000 जगह से कल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें जिन लोगों को कितने लोगों को दिया जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसा दिया जाएगा, और ये कल से शुरू होगा और इंशाल्लाह अगले 2-2.5 हफ्ते तक सबको कवर कर देगा। इसमें मैं थोड़ा हम सुबह के साथ पूरी तरह इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर कोई मुश्किलात आएंगी, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। इसके अंदर जो भी मुश्किलात आएगी, हमारी टीमें बैठी हुई हैं, हम देख रहे होंगे इसको, जहाँ भी हमें इसको इम्प्रूव करना पड़े, चेंज करना पड़े, वो हम करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम्स बनेंगी, ये जो टाइगर टीम्स है, ये जो हम वॉलंटियर फोर्स बना रहे हैं, इनका अब हम जिम्मेदारी लगाएंगे कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने नीचे जाके गांव लेवल, महलों में ये देखें कि और कौन लोग हैं जिनको हम मिस कर बैठे हैं, जो SMS ना कर सके, जो गरीब तरीन लोग हैं, उनका भी फिर वो डेट इसी के अंदर, इसी सारे सिस्टम के अंदर उनका नाम आएगा। 8171 के अंदर उनका नाम आएगा, उसकी फिर वेरिफिकेशन होगी, और फिर जब देखेंगे जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हम ऐड करते रहेंगे इस लिस्ट के ऊपर। हम 144 अरब रुपया अगले 2.5 हफ्ते तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नीचे तक। और अगर उसके बाद फिर भी लोग बचे तो मैं उसके लिए अपने फंड दिया हुआ है, जो पब्लिसाइज किया हुआ, उस फंड में पैसे आते रहेंगे। वो इंशाल्लाह पैसे भी मैं इकट्ठे करते रहूँगा। वो सारा पैसा जाएगा इन लोगों के लिए जो सबसे इस वक्त मुश्किल में और गरीब तरीन लोग हैं, इन सबको पहले पैसा जाएगा। मेरे पास मैं ये चाहूँगा कि सानिया आप बाद में इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। मैं ये चाहूँगा कि उस्मान डार, आप जो हमने अभी तक वॉलंटियर फोर्स की जो हमारे पास डेटा है उसकी ज़रा वो आपके सामने डिटेल्स देंगे। ये जो हम टाइगर फोर्स जमा कर रहे हैं, मैं इसका सिर्फ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इसका मकसद क्या है? इस टाइगर फोर्स का मकसद ये है कि हम एक तो हर हल्के के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर यूनियन काउंसिल में, नीचे गांव की सतह के ऊपर इनका काम होगा कि देखें कि कौन कौन से लोग, क्या हालात हैं, किस तबके को ज़रूरत है पैसे की, वो मुसलसल हमें फीडबैक देते रहेंगे। दूसरा इनका काम होगा कि आगे जाके, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुश्किल हालात आने वाले हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और खुदा न खास्ता कि ये जब अगर नंबर ज़्यादा बढ़ गए और हमें मसलन एक गांव को या एक महल्ले को पता चला कि वहाँ क्वारंटीन करना चाहिए, तो फिर हम अपने ये जो टाइगर फोर्स है, इनमें से लोगों को हम तैयार करेंगे कि जब वो क्वारंटीन का मतलब कि लोगों को घर रखना पड़ेगा। जो चाइना ने जब
ووہان شہر کے اندر جب انہوں نے جب ان کو کوارنٹین کیا، ان کو لاک ڈاؤن کیا، تو انہوں نے ان کو گھروں میں کھانے پہنچائے. تو یہ جب ہماری جو ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب بھی کسی علاقے کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے تو یہ پھر گھروں میں ان کو کھانے پہنچائیں گے، تاکہ وہ گھر بھی رہ سکے، ان کو کھانا بھی مل سکے، اور پھر جب وہ مدت پوری ہو جائے تو تاکہ وہ باہر آ سکے. لاک ڈاؤن صرف کامیاب تب ہوگا، صرف تب کامیاب تب ہوگا جب لوگوں کو گھروں میں کھانا ملے گا اور بنیادی ضروریات کی چیزیں ملیں گی. تو میں شروع کرتا ہوں عثمان